नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। रीट के इस व्याख्यान में जो हमने वादा किया था आप लोगों का सिलेबस पूरा कराने का, उसी के तहत अब ये सिलेबस जारी है। और आपने बार बार पूछ रहे हैं कि दूसरे भी सिलेबस होंगे क्या? बिल्कुल होगा, रीट का पूरा। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि क्या ये वीडियो हमारे सेकेंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सेकेंड ग्रेड में भी हम ये का यही पढ़ाएंगे, उससे अलग नहीं होगा, क्योंकि लेवल थोड़ा रीड का बढ़ा दिया ताकि सेकंड ग्रेड तक भी कवर हो सकते हैं। और इवन मैं भी तो ये कहूँगा कि जो फर्स्ट ग्रेड के लोग हैं वो भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ग्रेड वाले लोग वैसे भी खुद पढ़ रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं, तो उनको समझ में आ चुका होगा ये बात कि कहाँ तक महत्वपूर्ण है। लेकिन सेकंड ग्रेड, जिनको सेकंड ग्रेड में जिनके साइंस है और जिनको देना है एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, एक और बात बता देता हूँ साथ साथ में कि आज की हम क्लास के अंदर बात करने जा रहे हैं लीफ पर, यानी कि पर्ण पर। पर्ण हमारा टॉपिक में है, उसको पूरा विस्तार से पढ़ना है। प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, कितनी भी गहराई से पूछा जा सकता है। तो ये नहीं समझें कि इसमें से कितने प्रश्न आ जाएंगे, ये प्रश्न नहीं पूछें। साथ साथ में उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं यूँ कहूँगा कि साधुवाद उन लोगों का जिन्होंने इस चैनल को एक अपने हिसाब से ले लिया या खुद का चैनल समझ लिया है। कुछ विद्यार्थियों ने, तो विद्यार्थी कहूँ या उन्हें मैं टीचर कहूँ, ये कहना मेरे लिए अब थोड़ा असमंजस की स्थिति बन चुकी है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों से मेरी बात कल हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि सर आपके चैनल से पढ़ने के बाद में हमने बच्चों को पढ़ाना, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो क्या ये सही है या गलत है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इस तरह से हम आपके चैनल का उपयोग कर रहे हैं। अगर इस तरह से हमारे चैनल का उपयोग हो रहा है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा अगर कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है और उसके साथ साथ में कोई अध्यापक इसका उपयोग कर रहा है, तो ये इससे ज़्यादा मेरे शब्द नहीं होंगे मेरे पास में। और आप निसंदेह इसका उपयोग करें, और मैं हमेशा कुछ अच्छा, कुछ बेहतर, कुछ और भी श्रेष्ठ लाने की कोशिश करता रहूँगा। आपका प्रेम जो है इस तरह से बना रहे, इतना स्नेह इतना बना है वो बना रहे। और बाकी आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ खास करने की मेरी जो चाह है वो हमेशा रहेगी, और भगवान हमें हमेशा मौका देता रहा है। लॉकडाउन के इस दौरान आप सब लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन करें, नोट्स बनाएं, और जिस तरह से 12वीं वाले नोट्स के सेंड कर रहे हैं, उस तरह से अगर आप भी चाहें तो कुछ नोट्स की झलक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। चलिए, ये तो थी हमारी बात जो आप लोगों से करनी थी, और मैं आप लोगों से समय समय पर इस तरह से बीच में बात कर लेता हूँ। आज का टॉपिक बड़ा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम उसकी बात करने जा रहे हैं जो कई बार हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है और हम कहते हैं कि ये पर्ण या लीफ है, पर्ण या लीफ है। इसको हमें आज पढ़ना है, लीफ को आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले पर्ण है क्या है? पर्ण है क्या है? तो ऐसी संरचना जो तने के भाग का विशिष्ट रूपांतरण है, विशिष्ट रूपांतरण है। क्या खासियत है इसकी? यह नोड वाले भाग से बनती है। कहाँ से बनती है? जहाँ पर नोड हो, है ना, वहाँ से। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, ऐसी संरचना जहाँ पर हो वहाँ से ही एक पत्ती निकल जाएगी, जहाँ से बीच में से जुड़ा हो, तो नोड वाले भाग से क्या होगा? पत्ती का निर्माण होता है। अच्छा, संख्या में यह असंख्य होती है। संख्या में कैसे होती है? तो असंख्य होती है। और अगर इसका रंग पूछा जाए तो ये हरे रंग की संरचना है। मैंने आपको आलू वाला प्रश्न पूछा था। आलू को हमने स्तंभ कहा था, तना नहीं। क्यों? लोगों ने कहा कि आलू स्तंभ है, इसलिए स्तंभ कहा था। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके बताया। फ़ोन करके मत बताइए, फ़ोन करेंगे, उठाएंगे, बस कमेंट कर दीजिए, बेस्ट होइए। और आलू को हमने तना इसलिए कहा था क्योंकि उसमें कलिकाएँ पाई जाती है। आँख नहीं होती क्या आलू की? आलू की आँख होती है, तो कलिकाओं के कारण हम उसे स्तंभ कह रहे हैं। चलिए, याद आ गया, मैंने आपको भी बताया साथ साथ में। तो हरे रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है, ये कैसी होती है? सब पत्तियां जो होती है वो हरे रंग की संरचनाएं होती हैं। क्या करती हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण का काम करती है। प्रकाश संश्लेषण
का कार्य करती है। कौन प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं? तो पत्तियां जो होती हैं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। तने के ऊपर क्या रहती हैं ये? तो तने के ऊपर क्या होती है? पार्श्व रहती है, पार्श्व मतलब साइड में रहती हैं। और कैसी होती है? ये नोड पर उगने वाली संरचना है या पार्श्व उपांग है, पार्श्व उपांग है। अब पर्ण जो है कैसी है? तो इनकी कुछ खासियत होती है। अच्छा मुझे बताओ कि जब पत्तियां उगती हैं तो आकार बड़ी होती हैं, लेकिन नीम की पत्ती है, क्या नीम की पत्ती इतनी बड़ी देखी आपने? नहीं देखी। नीम की पत्ती इतनी बड़ी नहीं देखी। मनी प्लांट की इतनी बड़ी हो सकती है। मनी प्लांट की इतनी छोटी भी होती है और इतनी बड़ी भी होती है। मेरे घर के अंदर है, कभी आपने देखा हो तो। अच्छा हाँ, तो हाँ, अब कंडीशन कैसे बन जाती है कि जैसे ही पत्तियां आकार में सीमित हैं, अब उनका आकार क्या होता है? सीमित है। सीमित का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसकी आकृति, आकृति वो आकार सीमित होता है, सीमित होता है, सीमित होता है। अब देखिए आकार और आकृति सीमित कैसे हुआ? अब जो नीम की पत्ती है उसकी आकृति जितनी बड़ी होनी चाहिए उतनी ही बड़ी होगी। अब तुम ये चाहो कि वो इतनी बड़ी हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, छोटी होगी लेकिन मैक्सिमम साइज पे आते आते उतनी बड़ी हो जाएगी। अब हम मनी प्लांट में जब जाते हैं उनमें ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में क्या हो जाता है? आकार बड़ा हो सकता है, और वो भी एक निश्चित है, इतना बड़ा होगा उसके बाद उसकी पत्ती भी नहीं होगी, यानी कि मैक्सिमम आकार तक पहुंच सकती है, उससे आकार उससे ज़्यादा पहुंचने की संभावना नहीं है। तो क्या होगा? एक तो इसमें पार्श्व उपांग है, एक प्रकाश संश्लेषण का काम करती है, हरे रंग की संरचना है, असंख्य हो सकती हैं, नोड और इंटरनोड से मतलब नोड से निकलती, यानी कि जहाँ पर भी पर्व संधि है वहीं से ये निकलेगी। और विशेष ये क्या है? रूपांतरण है। किसका विशेष रूपांतरण है? तो ये तने का विभाग का विशेष रूपांतरण है। इसकी वृद्धि किस प्रकार की होगी? तो सीमित प्रकार की वृद्धि हो जाती है, ज़्यादा वृद्धि उससे वो नहीं कर पाएगा। अब पत्ती को मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? तो पर्ण लिखेंगे, उसके भाग लिखेंगे अपन, और पर्ण के जो भाग हैं अपने पास में कितने हैं? तो 3 भाग। कितने भाग हैं अपने पास में? मूलतः 3 भाग हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला भाग जिससे पत्ती जुड़ी होती है उसे बोलते हैं पर्णाधार। समझ में आ रहा है? सबसे पहला भाग जिससे अपन जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं पर्णाधार, यानी कि हाइपोपोडियम। समझ में आ रही? सबसे पहला भाग जिससे पत्ती जुड़ी हुई है उसे अपन बोलते हैं हाइपोपोडियम, यानी कि पर्णाधार। दूसरी संरचना जिससे पत्ती बीच में जुड़ी हुई है उसे बोलते हैं अपन पर्णवृंत, बीच वाला भाग। इसे अपन हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे मेसोपोडियम। और तीसरा और अंतिम भाग पर्णफलक, इसे बोलते हैं एपिपोडियम। ये तीनों संरचनाएं हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब पत्ती की तीनों संरचनाओं को समझने का काम करते हैं। पर्णधार, देखिए इसको मैं बनाता हूँ आपको, यहाँ पर देखिए ये पर्ण का आधार, वह भाग जब भी आप किसी भी, जैसे मान लेते हैं कि ये तना है और यहाँ से कोई पत्ती निकल रही है, तो पत्ती पहले शुरुआत में कुछ मोटी होकर फिर इस तरह से बाहर निकलेगी। ये जो मोटा हुआ भाग, फूला हुआ भाग दिख रहा है, इसे बोलेंगे पर्णाधार। पर्णाधार क्या बोलते हैं इसको? पर्णाधार। पर्णाधार क्या है? तो फूली हुई और मोटी संरचना। तो फूली व मोटी संरचना, फूली हुई है और कुछ मोटी संरचना क्या करती है? तो पर्ण को तने से जोड़ती है। किससे जोड़ रही है? पर्ण को तने से जोड़ने का काम कर रही है। और ध्यान देना, सब जितने भी विभाज्योतक हैं यहाँ पर, जितने विभाज्योतक हैं वो कैसे होंगे? लचीले होते हैं। तो विभाज्योतक कैसे होंगे? लचीले। इसीलिए तो पत्ती झटके से टूट के नीचे नहीं गिर जाती है ना। तो यहाँ पर फूली हुई संरचना होती है, काफ़ी बड़ी सी फूली हुई संरचना पाई जा रही है। और कैसी होती है ये? इसे अपन क्या बोलेंगे? पर्णाधार बोलेंगे, यानी कि हाइपोपोडियम के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारे पास में कौन सा आएगा? दूसरा आएगा हमारे पास में मेसोपोडियम, यानी कि पर्णवृंत। ये जो संरचना है ना, क्या होगी? बेलनाकार, बेलन की जैसी संरचना है, बेलनाकार या अर्ध बेलनाकार। यहाँ तो बेलनाकार होगी, यहाँ कैसी संरचना होगी? अर्ध बेलनाकार होगी। यहाँ पर हो सकता है चपटी,
कुछ पेड़ों के अंदर हल्की चपटी संरचना भी होती है। बेलनाकार मतलब इस तरह से बेलन के आकार की गोल मटोल होगी। अर्ध बेलनाकार मतलब ऊपर से तो गोल होगी और नीचे से चपटी होगी। और चपटी संरचनाएं तो आपने देखी ही है, चपटी होती है वो, है ना, कुछ पादपों विशेष के अंदर पाई जाती हैं। बाकी सभी के अंदर क्या होगी, बेलनाकार होगी। नीम के पत्ते के अंदर भी देखा होगा आपने पपीता के अंदर देखा होगा। पपीता में सबसे बेस्ट समझ में आ सकता है आप लोगों को, क्योंकि पर्णाधार उसमें आपको हाइपोपोडियम आसानी से दिखता है, मोटा सा, है ना। उसके ऊपर पतली सी डंडी जो निकल रही है उससे अपन क्या बोलेंगे, पर्णव्रंत बोलेंगे, यानी कि मिजोपोडियम बोलेंगे। बेलनाकार होती है उसमें आराम से, लेकिन कभी कभी चपटी होती है ऊपर आगे से जाके, तो अपन क्या बोलेंगे, उसको अर्ध बेलनाकार की श्रेणी में रख सकते हैं। अब तीसरी आती है हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण संरचना, जिसको हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और वो हमारे पास में कौन है, पर्णफलक। इसे बोलेंगे एपोपोडियम। पर्णफलक को अपन क्या बोलते हैं, एपोपोडियम। एपोपोडियम यानी कि पर्णफलक। पर्णफलक वही संरचना जहाँ से पत्ती की, जिसे अपन पत्ती कहते हैं, वो कह सकते हैं रियल में, जिसे अपन पत्ती कह सकते हैं, तो पर्णफलक अपन पढ़ेंगे। पर्ण कैसी होती है, चपटी होती है, चपटी होती है। क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण का काम यही करती है। भोजन के जो पादप का भोजन बनाने का काम है, जो प्रकाश संश्लेषण का काम है, तो प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करेगी, ये चपटी संरचना ही करेगी। और ये कैसी होती है, चपटी होती है, और उसके साथ में क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण का काम करेगी। ये कटी फटी हो सकती है, कटी फटी हो सकती है, या फिर कैसे हो सकती है, किनारों से कैसे हो सकती है, स्मूथ हो सकती है, चिकनी भी हो सकती है। इसमें भी दो प्रकार की परतें होती है, एक तो डोर्सल और एक वेंट्रल। एक तो अधर पृष्ठीय, एक होती है पृष्ठीय। तो ऊपर और नीचे में फर्क होगा। इसमें क्या पाया जाएगा, एक तो होती है अधरीय, अधरीय, एक होती है पृष्ठीय, पृष्ठीय। दो प्रकार की संरचना होती है। एक जो अधर भाग है उसके ऊपर क्या होगा, रंध्र पाए जाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो ये पूरी की पूरी संरचना थी जिसको हमें समझनी थी पर्ण के बारे में। अब कल की जो क्लास होगी वो पर्ण पर ही आधारित होगी, और पर्ण के अंदर हम बात करेंगे पर्णाधार की। ध्यान देना, कल की क्लास आज की क्लास पर आधारित है। पर्णाधार कितने प्रकार के होते हैं उनको पढ़ेंगे, फिर हम पर्णव्रंत पढ़ेंगे, पर्णव्रंत कितने प्रकार के होते हैं उनको पढ़ेंगे, फिर हम पर्णफलक पढ़ेंगे, पर्णफलक कितने प्रकार के होते हैं उनको पढ़ेंगे। जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम पढ़ेंगे बीज को, और बीज के बाद फल, और उसके बाद में यह यूनिट खत्म हो जाएगी, और फिर बल और गति हमको पढ़नी है। तब तक घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, बाहर नहीं जाना है, और हमें रीट की और सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत जल्दी जिस प्रकार से अभी नर्सिंग वालों को मौका मिला है इस कोविड-19 में, तो हो सकता है कि आपको भी मौका मिले। जय हिंद, जय भारत।